नमस्ते। टेम्परल बोन फ्रैक्चर। पहले मैं आपको टेम्परल बोन के बारे में बताऊंगा। अब ये मॉडल देखेंगे तो ये पार्ट जो है ये है टेम्परल बोन, और इसका 4 पार्ट्स है। अंदर का ये जो पार्ट है ये है पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्परल बोन। तो ये टेम्परल बोन के अंदर ही कान का सब स्ट्रक्चर है। तो जो भी फ्रैक्चर टेम्परल बोन में फ्रैक्चर है वो ये पीट्रस पार्ट को रिलेट करके हम बताएंगे। अब नेक्स्ट मैं पिक्चर बताऊंगा, उसमें समझ आ जाएगा। ये इसका कॉज जो है, टेम्परल बोन फ्रैक्चर का कॉज जो है, वो कॉमनेस्ट कॉज जो है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सिर्फ टेम्परल बोन नहीं, उसके साथ में जो भी दूसरा बोन्स है वो बोन भी फ्रैक्चर होने का हाई पॉसिबिलिटी है। बट ये वीडियो में हम सिर्फ टेम्परल बोन फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो उसमें 3 टाइप, एक लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर, दूसरा ट्रांसवर्स, और तीसरा जो है इसका दोनों का मिक्स्ड। तो जब फ्रैक्चर लाइन ये पीट्रस पार्ट का पैरेलली लॉन्जिट्यूडनली है तो वो हुआ लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर। तो इसका इंपैक्ट जो है साइड से रहेगा। ब्लो जो है, जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्लो ऑसिपिटल है, पीछे से है, तो फ्रैक्चर ऐसा अंदर से स्टार्ट होके ये पीट्रस पार्ट को कट करके ट्रेवर्सली कट करके बाहर जाएगा, ये इधर तक आएगा। ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, और कभी कभी मिक्स में तो ओब्लिक फ्रैक्चर भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था, एसोसिएटेड फ्रैक्चर होने की वजह से पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए पेशेंट माइल्ड केस आइसोलेटेड फ्रैक्चर डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो पेशेंट का कंप्लेंट्स रहेगा सीवियर डिजीनेस, साथ साथ में हियरिंग लॉस और कान से ब्लीडिंग और एक साइड का फेस का पैल्सी। तो ये सीवियरिटी के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसा ये मतलब नहीं हुआ कि हर फ्रैक्चर में ये सब फाइंडिंग है। जब सब सीवियर हो जाएगा तो फेशियल नर्व पैल्सी और सीवियर नर्व लॉस हो सकता है। अभी एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो फेशियल एग्जामिनेशन में अगर जो दोनों आंख के राउंड में लाल खून खट हुआ है, ब्लड कलेक्शन है, तो मतलब टेम्परल बोन फ्रैक्चर के साथ साथ में एंटीरियर स्कल बेस फ्रैक्चर भी। और कान के पीछे देखेंगे तो एक लाल डिस्कलरेशन दिखेगा, उसके मतलब स्कल बेस फ्रैक्चर है। तो ये दोनों इंडिकेट करता है कि स्कल बेस फ्रैक्चर भी है। जब ईयर और आंख देखेंगे तो सीवियर फ्रैक्चर है, तो आंख हिलता रहेगा, आई बॉल्स, वो है निस्टैग्मस, मतलब इनर ईयर इन्वॉल्व है। और कान एग्जामिन करेंगे तो कान का ईयर कैनाल में ये बोन टूटने की वजह से एक स्टेप डिफॉर्मिटी दिखेगा। और ईयर एग्जामिन करेंगे तो शायद कान के पर्दे के पीछे ब्लड कलेक्शन रहेगा, वो है हीमोटिम्पैनम। कंपैरिजन के लिए मैंने नॉर्मल ईयर ड्रम इधर बताया, ये नॉर्मल ईयर ड्रम है, ये ब्लड कलेक्टेड बिहाइंड द ईयर ड्रम। ऐसा भी हो सकता है और कभी कभी छेद हो सकता है। ये फाइंडिंग ज्यादा देर लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर्स में है। और फेशियल नर्व पैल्सी, ये जो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में ज्यादा देर है, क्योंकि इनर ईयर ज्यादा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में इन्वॉल्व है। और लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर 80% में लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर और 20% में, तकरीबन 20% में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अभी इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद, और सीधा सीटी लेंगे, सीटी हेड। तो पहले प्राइमरी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट रूल आउट करने के बाद सीटी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा लॉन्जिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर है तो ऐसा, जैसे मैंने पिक्चर में बताया था, और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है तो ऐसा। कभी कभी एमआरआई लेना पड़ता है क्योंकि अदर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है। तो समझो फेशियल नर्व इंजरी है, ब्रेन इंजरी दूसरा है, ऐसा है, और कॉक्लियर इंजरी है, सिवियर गिडीनेस है,
ऐसा है तो एमआरआई साथ में लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ में हमें कान का टेस्ट, अगर पेशेंट हियरिंग टेस्ट के लिए सूटेबल है, ओके है, तो एक बेसलाइन ऑडियोग्राम ले लेंगे पहले। ये कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि 6 हफ्ते के बाद दोबारा एक बार रिपीट करना पड़ेगा। और मिडिल ईयर प्रेशर देखने के लिए इंपेडेंस ऑडियोग्राम भी देखिए। अगर जो फेशियल नर्व इन्वॉल्व है तो फेशियल इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा 10 दिन के बाद, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद। तो फेशियल नर्व कंप्लीट है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, नहीं तो इनकम्प्लीट है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, ऐसा है तो फिर फेशियल इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे। मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट का। तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन तक हम वेट नहीं करेंगे। जब पेशेंट एडमिट हो गया तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर के लिए नहीं है। सो हम ABC प्रोटोकॉल, नहीं तो ABCDE प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। मतलब एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, ये प्रोटोकॉल, और साथ साथ में स्पाइनल इंजरी का प्रोटोकॉल भी शुरू देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर का इन फोकस करेंगे। तो कंप्लीट पेशेंट एग्जामिनेशन करने के बाद, कान सब एग्जामिनेशन करने के बाद, जब कान में अगर जो थोड़ा ब्लीडिंग है तो ज्यादा एग्जामिन नहीं करेंगे। एक्टिव ब्लीडिंग है, रुक नहीं है, तो सक्शन करके एक एंटीबायोटिक सोप पैक रखेंगे कान में। सिर्फ एक्टिव ब्लीडिंग है तो, नहीं तो कान ऐसा ही छोड़ देंगे एग्जामिन करने के बाद। अगर जो फेशियल नर्व पैल्सी है और साथ साथ में नर्व गया हुआ है तो इमीडिएटली स्टीरॉइड मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिकवरी रेट कम हो जाता है, प्रोग्नोसिस बैड हो जाता है, इसलिए स्टीरॉइड स्टार्ट करना पड़ता है। तो और साथ साथ में अगर जो पेशेंट का सीटी स्कैन में अंदर मिडिल ईयर में छोटा सा 3 बोन है, वो 3 बोन फ्रैक्चर है और साथ साथ में गिडिनेस कुछ नहीं है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बाद में देखा जाएगा। अगर जो 3 बोन फ्रैक्चर्ड है उसमें छोटा बोन टूट के इनर ईयर के अंदर चला गया और सीवियर गिडिनेस है तो इमीडिएट सर्जरी करना पड़ेगा। और डिजीनेस, उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। और BPPV है, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन में उसको गिडिनेस बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। और CSF लीक, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड जो ब्रेन को सराउंड करता है वो लीक हो रहा है, उससे ऑटोरिया नहीं तो राइनोरिया हो रहा है, तो वो भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। हेड एंड एलिवेट करेंगे। पेशेंट को ये एडवाइस दिया जाएगा कि स्ट्रेन मत करो, स्नीजिंग ओपन माउथ करके स्नीजिंग करो, कॉफ अवॉइड करो, स्ट्रेनिंग कम करो और ज्यादा वेट मत लेना। ऐसा ये सब मैं सिर्फ आइसोलेटेड फ्रैक्चर के बारे में बता रहा हूं। ICU सीवियर, जैसा मैं पहले पिक्चर बताया, ऐसा पेशेंट में नहीं। तो ऐसा CSF करके ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के बाद भी कम नहीं हो रहा तो स्टीरॉइड ही चल ही रहा, उसके साथ में CSF प्रोडक्शन कम करने के लिए एक टैबलेट दे देंगे। फिर भी कम नहीं हुआ तो जहां स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं उधर एक ड्रेन डाल के थोड़ा CSF निकालते हैं, वो है लंबा ड्रेन। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कंट्रोल हो जाएगा मैक्सिमम मेजॉरिटी नंबर ऑफ केसेस। अभी लेट मैनेजमेंट, मतलब पेशेंट ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया और 2-3 महीने के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर के वजह से वो मैनेज करना पड़ेगा। वो एक है कि ईयर ड्रम के पीछे खून खटखट जमा हुआ, तो ईयर ड्रम में थोड़ा सा इंसिशन डाल के खून निकाल के उधर एक छोटा सा ग्रोमेट ट्यूब रख देंगे ताकि मिडिल ईयर का वेंटिलेशन ठीक रहे। अगर जो कान में पर्दा में छेद हो गया और 3 महीने के बाद भी वो बंद नहीं हो रहा है, वो छेद बड़ा है, तो कान के पर्दे ठीक करना चाहिए। तो ऐसा एडजस्ट रिफ्रेश करके हम ईयरड्रम जो है वो एलिवेट करके उसके अंदर से ऐसे ग्राफ्ट रख देंगे। और साथ साथ में अगर जो मिडिल ईयर में जो भी बोन है वो बोन में फ्रैक्चर है
और डिसकंटिन्यूटी है तो वो भी ठीक करनी है। तो ये हुआ टिम्पैनोप्लास्टी विथ ऑस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन। ये नॉर्मल पिक्चर, ये 3 बोन्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये पार्ट मिसिंग पार्ट है, नहीं तो समझो फ्रैक्चर्ड पार्ट है, तो वो हो गया। अभी पेशेंट का डिजीनेस 3 महीने से भी कम नहीं हो रहा, तो सेंट्रल कॉम्पेंसेशन रहेगा, साथ साथ में एक्सरसाइज करके हमें मदद करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज रहेगा कि हम बताएंगे कि आंख का एक्सरसाइज रहेगा, गले का एक्सरसाइज रहेगा, और दोनों बेड के दोनों साइड टर्न करने के लिए, बेड के उठने के लिए, और बेंड करना है नीचे और ऊपर देखना है, और बॉल में खेलने के लिए, और एक ही रूम में घूम घूम कर फिरने के लिए, स्टेयरकेस ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, ऐसा कंटिन्यूस एक्सरसाइज रहेगा। ऐसा मैनेज कर एक्सरसाइज से हम सेंट्रल कॉम्पेंसेशन में, ब्रेन कॉम्पेंसेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जो है, अभी तक हमने ये हीमोटिम्पैनियम देख लिया, ब्लड जमा हुआ है, और ईयर ड्रम परफोरेशन डिस्कस कर दिया, और अगर जो फेशियल नर्व पैल्सी है तो 3 महीने तक वेट नहीं करेंगे, पेशेंट सूटेबल है, 2 हफ्ते के बाद कंप्लीट पैल्सी है, और इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट कर दिया, उसमें रिपोर्ट जो है 90% डैमेज करके आया, तो जहां फ्रैक्चर है वहां हम वो फ्रैक्चर बोन वापस निकालना है। तो जितना हो सकता हम उतना फेशियल नर्व का कोर्स में उसको एक्सपोज करेंगे, डिकम्प्रेस करने के लिए ट्राई करेंगे। वो हुआ फेशियल नर्व पैल्सी का ट्रीटमेंट। ऑसिकुलर बोन इंजरी का मैंने बता दिया, और सीएसएफ लीक का अगर जो समझो 4-5 दिन के बाद भी, 3 महीने तक वेट नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के बाद भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद फिर भी लीक है और लीक बड़ा है, तो न्यूरोसर्जन का हेल्प लेके और साथ साथ में ईएनटी का साथ में रख के वो लीक जहां भी है वो क्लोज करने के लिए मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये है टेम्परल बोन फ्रैक्चर के वीडियो क्लिप। शुक्रिया।